भी भाषा में बोलिए सर। इट इज तो मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू रिमेन, दो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट आई विल कीप ऑन चेंजिंग टू हिंदी वेर एवर नेसेसरी। तो एक फ्लो बना रहेगा और बात होती रहेगी। And after, ladies and gentlemen, after listening to Himanshu Rai, but such a spirited talk, and I believe the most important part, which whatever little that I heard of Himanshu ji, एक बात महसूस हुई कि दिल से बोलते थे और जो कह रहे थे वो ऐसा लगा कि जैसे I realized that कि अंदर से बात आती थी. So it was coming, it was very much appealing, convincing, और मेरे हिसाब से बहुत ही एजुकेटिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ दैट हिज प्रेजेंटेशन वाज. एंड आफ्टर दैट वी विल नाउ स्टार्ट. और अभी ऑर्गेनाइजर्स भी चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी मेरी लाइफ जर्नी के बारे में बात करूं, और कुछ जो शुरू के दिन थे जिसमें कुछ तकलीफें भी देखी, और अपार्ट फ्रॉम तकलीफें मेरे ख्याल से जो सीखने की बातें थी उसके बारे में जो बातें हैं, बिकॉज आई हैपन टू बी अ लॉयर विद 45 इयर्स बिहाइंड मी, और मैं आई एम अ कमर्शियल लॉयर. आई हैव अ प्रैक्टिस which is taking me not only in Maharashtra, Delhi, Karnataka and other places, but throughout India that I have some work, and I do a lot of commercial law. So anyway, so that gives me a lot of experience. So in शुरू के दिनों में, when I started my life, that part I will immediately finish in a very little while. In my early life, I came from a vernacular medium. तो वर्नाक्यूलर मीडियम से मेरा मतलब है, मैं गुजराती मीडियम से था. तो वहां से मैं अंग्रेजी में आया. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड, आई वेंट टू कॉलेज. तो जब मैं कॉलेज गया तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में गया. सेंट जेवियर्स कॉलेज इज अ डॉयन ऑफ इंग्लिश, और वहाँ पे काफी अंग्रेजी का, जिसे कहते हैं कि बड़ी सरगर्मियां रही. और अंग्रेजी में जब आप पढ़ाई करते हैं, जो आप पढ़े नहीं हैं और आप बचपन से अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं उन कॉलेजों में, तो आप में एक किस्म की लिमिटेशन हो जाती हैं, आप वो कर नहीं पाते. तो वो बड़ी तकलीफ हुई. वो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम वर्नाक्यूलर मीडियम टू गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम, वो बहुत डिफिकल्ट था. हालांकि एक बात है कि मदर टंग जो है वो सबसे अच्छी है, और आप मदर टंग से अगर सीखे हैं तो आपकी आप जो अपने आप को लिमिटेशन मानते हैं, वो इनफैक्ट आपकी ताकत बन जाता है. तो जो मेरी मदर टंग में सोचा, उसके बाद में मैंने बीए विद इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस किया. पॉलिटिकल साइंस में मैंने टॉप किया. जब मैंने टॉप किया तो मेरी अंग्रेजी जो थी, जो जिसका जिक्र कर रहे थे कुछ मिनटों के पहले, तो जब मेरी पर्चियां जब देखी गई, मेरी एग्जाम की जो बुक्स देखी गई, तो कॉलेज में बताया गया कि मेरी अंग्रेजी जो है वो काफी डिफेक्टिव है. उसके अंदर कई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कंस्ट्रक्शन की मिस्टेक है. पर फिर भी बताया गया कि आई स्टिल टॉप द लिस्ट बाय रीजन ऑफ द फैक्ट कि मेरे जो थॉट्स थे, वो हमारे जो एग्जामिनर थे उन्होंने उसे देखा, परखा, और कहा कि उसके लिए मुझे उन्होंने टॉप की रैंकिंग दी. और उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी में जब अपियर हुआ, तो बम्बई यूनिवर्सिटी में मुझे पीए वाडिया स्कॉलरशिप मिली, जो अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस है बम्बई में. और बम्बई यूनिवर्सिटी का मैं स्कॉलर बना. उसके बाद में वहां से मुझे इनवाइट भी किया गया, मुझे यूएस से भी इनविटेशन आया फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द पॉलिटिकल साइंस फॉर द पर्पस ऑफ माय मास्टर्स, जो मैंने करना ठीक नहीं समझा क्योंकि मुझे वकालत करनी थी. तो मैं फिर एलएलबी के लिए मैं लॉ कॉलेज में ज्वाइन हुआ, और फ्रॉम देयर आई केम वेयर आई हैव कम. तो मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आती है, जो मैं समझता हूँ कि इंदौर में आप लोग तो हर रोज बोलते होंगे, न कहीं सुनी होगी, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता. कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता. एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. कुछ कोशिश करने पे आदमी कुछ कामयाबी हासिल कर ही लेता है. तो हिमांशु राय जी भी यही बातें कर रहे थे. और मेरे ख्याल से आज 73rd फाउंडेशन डे है आपका, और बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आपके लिए.
और 73वें दिन पे हमारे बिलवेड प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दी, और आज मेरे ख्याल से सारा मुल्क इसको मना रहा है। और 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट आज अपना फाउंडेशन डे मना रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मुझे आपने इनवाइट किया और आप मेरे साथ आपकी शाम बिता रहे हैं। और मैं समझता हूँ आप अपनी जिंदगी के 1.5 से 2 घंटे मुझे देंगे, और वो भी रियल एस्टेट लॉज के बारे में जानने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये मेरी फर्ज है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको वो दूं जो मैंने 40-45 साल में कमाया है, और मैं आपके साथ वो शेयर करूं, जिससे कि आप आज की शाम लबालब अपने घर पहुंचे, और जब इसके बारे में सोचें और कहीं जिंदगी में मौका आए, आपकी कैरियर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, तो आपको लगे कि आपने कुछ सुना था जो आपको काम आ रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऑडियो विजुअल की बड़ी वैल्यू है। कोविड के दिनों में तो आप समझ लीजिए कि ऑडियो विजुअल के सिवा हमारे पास और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो ऑडियो विजुअल है। तो विजुअल में तो आपने मुझे देख लिया, मैं बहुत देखने लायक चीज तो नहीं हूँ, पर अब ऑडियो वाली जो बात है वो आप अपने दिमाग में रखें, तो उससे आपका मेरे ख्याल से कोई ना कोई फायदा कहीं ना कहीं होगा। प्रोफेशनल की जिंदगी में ये होता है कि हम ये समझते हैं कि हमको सब पता है, और हमने कहीं सुना था इसलिए वो पता है। तो आज जो आप सुनेंगे वो आपको कहीं ना कहीं याद आएगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि वो आपको याद आए। अब मैं सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी की कहानी अगर मैं सुनाने लगूंगा तो सवाल ये है कि वो तो हमारी पर्सनल बातें होंगी। आपकी प्रोफेशनल जो आपका जो इजाफा होना चाहिए, जो व्हाट शुड रियली गिव यू सम सॉर्ट ऑफ ए आई वुड से गेन आउट ऑफ दिस इवनिंग टॉक, I should give you that. I should share with you that knowledge, that information, that data, which is going to take you somewhere, and that is going to enhance your professional capability and capacities in your respective field. That will be my approach. ये हिंदुस्तान में रहा है कि जिन लोगों ने बीकॉम किया है कुछ सालों पहले या अभी, मर्केंटाइल लॉ तो सीखे ही है, कहीं ना कहीं पे बीकॉम के साथ साथ, और किसी ने कंपनी सेक्रेटरी किया है, तो जनरल लॉ, कमर्शियल लॉ आ ही जाता है। हमारी एक प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम ये है कि हम जो थोड़ा जानते हैं तो हमको लगता है कि बहुत जान लिया, और वो रिपीट लगता है तो हमें उस बारे में फिर इंटरेस्ट नहीं रहता। पर लॉ हैज बिकम एक्सट्रीमली वाइड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है। तो इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है, जिसमें मैं आपसे और भी एक चीज आपसे शेयर करूंगा। जब मैं लॉ कॉलेज में था तो हमारे साथ में एक प्रोफेसर हुआ करते थे। वो प्रोफेसर जो थे बड़े स्लीपी टाइप थे, जब आते थे तो लगता था कि ये इनका कुछ काम पढ़ाने में कि इनका दिल कम है, और थोड़े से स्लीपी है, कोई किसी तरह जगाया जाए, और जैसे रिटायर टाइप ही लग रहे थे। पर जब हमने 1-2 बार उनको कहीं से छेड़ा और कहा कि सर ये लॉ है क्या, ये हमें मिलेगा कैसे, हमारी कोशिश बहुत जारी है, क्योंकि प्रोफेसर अपने क्लासेस को लॉ कॉलेज के अंदर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, वो बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं तो आप भी सुनिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू नो व्हाट द लॉ इज। ये कतई जरूरी नहीं है आपके लिए ये जानना कि लॉ क्या है। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू नो वेयर द लॉ इज। तो ये जानिए कि लॉ कहाँ है। तो हमने कहा कि साहब ये कहाँ से ढूंढे, लॉ कॉलेज में बैठे हुए हैं, आपके क्लास में हैं, और आप बता रहे हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी टू नो व्हाट द लॉ इज, बट इट इज नेसेसरी टू नो वेयर द लॉ इज। सो ही टोल्ड अस इन ग्रेटर डिटेल, जो ये था कि आप ये जरिया ढूंढिए कि कहाँ पे आपको मिलेगा आपके सवालों का जवाब, कहाँ पे मिलेगा आपको आपका कानून, कहाँ पे मिलेगा आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसकी जो की है, उसकी जो कुंजी है, वो आपको कहाँ मिलेगी। तो मैं समझता हूँ आज की जो हमारी जो मेरी जो छोटी सी मॉडेस्ट प्रेजेंटेशन है आपको, वो इसलिए है कि जिससे कि आपको रियल एस्टेट के बारे में एक मोटा मोटा सा ख्याल हो जाए, और आपको पता, ये डराने के लिए नहीं है। कुछ पढ़े लिखे लोगों की ये हैबिट बन गई है इस मुल्क में और इस दुनिया में, कि वो आपको ये दिखाएं कि वो उनमें इतनी ताकत है कि उसके सामने आप खड़े नहीं रह सकते।
और जो नॉलेज है वो आप कभी पा नहीं सकेंगे, और आप इतने कमजोर है कि कोशिश ही ना करें। मेरी वो कोशिश कतई नहीं है। मेरी कोशिश इस इवनिंग को ये रहेगी कि मैं आपको ये बताऊं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको जानना जरूरी है कि आपको कहां से क्या जानना है। तो थोड़ी सी एक कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो उछालने पे आपको सारी चीज अपने आप मिल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस ऑन योर वे टू अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो। व्हाट आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपके साथ ये शेयर करने का है कि रियल एस्टेट के लॉस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि लॉस की जब बात हम करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है, यू आर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आप जानना चाहते हैं कि लॉ क्या है। तो कैसे जानेंगे? हाउ विल यू बिकम एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ रिलेटिंग टू रियल एस्टेट? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि ये एक्सपर्ट कैसे बनते होंगे। और जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ की बात करता है तो उनके सबके दिमाग में और आंखें मूंदने पर उनकी आंखों के सामने नानी पालकी वाला आ जाते हैं। सब सोचते हैं कि भाई पालकी वाला क्या चीज थे, क्या वकालत करते थे, क्या जानते थे, इतनी कहानियां, ऐसी किंवदंतियां, ऐसी उनके बारे में ऐसी मिथ्स, ऐसी स्टोरीज कि आप सोचते हैं कि एक इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता, और खैर हम तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकेंगे। ऐसी बातें हमारे दिल में आती है। तो तब मुझे याद आती है जो हमारे बीच अभी है, मोटिवेटर हैं बहुत बड़े, दिल्ली के हैं, शिव खेरा। वो कहते हैं कि ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो ग्रेटनेस है, वो ग्रेटनेस उसको अलग ढंग से काम करने की ग्रेटनेस है। वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, काम तो वही है, किताबें वही है, लॉ वही है, पर उसको पढ़ने की, उसकी जो करने की, जो उसके काम करने का तरीका है, उसको समझने का, समझाने का जो तरीका है वो अलग है। जिसकी आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो सारे लॉज जो हैं वो उनके बारे में पहले थोड़ा, उसके बाद में जो खास होंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा, जिससे कि आपको जो सरल पड़े उस बात में आगे देखने के लिए। तो ये अगर किसी लॉ के बारे में जानना है तो क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पे आप सब इंदौर से हैं। अगर आप इंदौर से हैं, मुझे कुछ इंदौर के बारे में ज्यादा जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा? रियल एस्टेट में तो इंदौर भी तो रियल एस्टेट है, वहां भी तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने भी तो काम किए हैं, उसने भी 340 नए प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हुए हैं। तो आप रियल एस्टेट को कैसे जानेंगे इंदौर की? तो इंदौर की कहानी आपको जाननी जरूरी है। तो जब तक आप इंदौर की कहानी नहीं जानेंगे, इंदौर के बारे में नहीं जानेंगे, अगर इंदौर के बारे में जानना है तो फिर आपको निजाम के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपको निजाम के बारे में जानना है तो मल्हार राव के लिए जानना पड़ेगा। मल्हार राव के लिए जानना है तो आपको बाजीराव के लिए जानना पड़ेगा। बाजीराव के लिए जानना है तो आपको अहिल्या के लिए जानना पड़ेगा। आपको वो जानना है तो सन 1926 में क्या हुआ होलकर फैमिली में, वो जानना पड़ेगा। अगर वो जानना है तो एब्डिकेशन कैसे हुआ यशवंत राव का, वो जानना पड़ेगा। तब क्या हो गया अब्दुल कादर का, क्या हो गया मुमताज बेगम का, क्या हो गया उसके बाद में यशवंत राव जी कैसे आए, वो जानना पड़ेगा। जब आपको इंदौर के बारे में जानना है तो खैर आप तो छप्पन दुकान को तो जानते ही है, सराफा बाजार को भी जानते ही है, खट्टे आलू के बारे में भी जानते ही है, पर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि दिन में जौहरी की दुकान और रात को खाने की दुकान वहां लगती है। तो अगर ये बातें जानेंगे तो आपको इंदौर के बारे में, उसकी जो इंट्रिकसीज है उसके बारे में आपको पता चलेगा। सवाल इंदौर का नहीं है, सवाल बात का है कि आप कैसे इसकी हिस्ट्री को जानेंगे। कैसे पहली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आई, कैसे यहाँ पे पहली फायर ब्रिगेड आई, कैसे यहाँ इसके साथ में रेलवे आई, कैसे वहां पे वेलफेयर स्टेट बना, कैसे इंदौर अपने आप में कैसे एक स्पेसिफिकली जो जो मध्य भारत के अंदर किस तरह से इंदौर ने अपना आज स्मार्ट सिटी बन गई, और आज जो सबसे ज्यादा स्वच्छ सिटी के अंदर लिस्ट में नंबर 1 है, और इतना मुल्क में नाम कमाया। तो इंदौर के बारे में आप ये जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इंदौर की हिस्ट्री क्या है। तो इस मुल्क की हिस्ट्री जानने के लिए भी आपको उतना ही करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, सबसे, आप रियल एस्टेट के लॉ को जानने के पहले
आपको हिंदुस्तान की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो 565 जो रियासतें थी, 565 स्टेट्स थे, उनके बारे में जाने बगैर आपका कोई इसमें कोई आपका जिसे कहते हैं कोई आपका कोई इसका आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल कि कैसे लोग जानते हैं, कैसे एक्सपर्टीज कमाई जाती है। मैंने ये किस्सा पहले भी किसी दूसरी आपकी कोई प्रेजेंटेशन में दिया था। दो राइटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज आपने कई फिल्मों के बारे में जाना, कई किताबों के बारे में जाना, एक और किताब के बारे में जान लीजिए। एक किताब है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये किताब लिखी गई बाय डोमिनिक लैपियर। डोमिनिक लैपियर एक फ्रेंच आदमी है और उसके साथ में एक दूसरा राइटर है जिसका नाम है लैरी कॉलिंस, जो एक अमेरिकन राइटर है। अब देखिए जो कैसी कॉम्बिनेशन है, कैसी जोड़ी है ये। एक फ्रेंच वाला है, एक दूसरा जो है वो डोमिनिक एक लैपियर फ्रेंच और एक लैरी कॉलिंस जो है इंग्लिश। ये दोनों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखते हैं। तो उन्होंने हिस्ट्री के बारे में सोचा, फिर उन्होंने सोचा कौन से पीरियड के बारे में लिखे। तो उन्होंने देखा कि सन 1946 से लेकर सन 1948 या जब तक कि महात्मा गांधी का जो एसेसिनेशन हो गया, तो उनकी जो उनकी फ्यूनरल हुई, तब तक के पीरियड को लेकर उन्होंने एक किताब लिखने की सोची जिसकी साइज करीब 600-700 पेज की थी। ये किताब लिखने की जब उन्होंने ठानी, अब आपको कंपेयर करना है अपने दिमाग में इस स्टोरी को। इफ यू वांट टू बिकम रियल एस्टेट लॉयर एंड यू वांट टू नो अबाउट रियल एस्टेट लॉ, तो आपको क्या करना है। तो ये दोनों ने जब ये किताब लिखने की ठानी, तो उन्होंने सोचा चलिए इसके ऊपर मटेरियल इकट्ठा किया जाए। तो इन्होंने इतने सारे उन्होंने हजारों इंटरव्यूज लिए, बंबई हिंदुस्तान में लिए, इंग्लैंड में लिए, पाकिस्तान में लिए, हर जगह जा जाके उन्होंने लोगों को पूछा। यहां तक कि कई ऐसे ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में इसके पहले आ चुके होंगे, जो मैं आज शेयर कर रहा हूं। आपके दिमाग में ये आया कि 15 अगस्त क्यों चुना गया? why did England select 15th August and why did India agree to 15th August? और एस्ट्रोलॉजर्स ये कह चुके थे कि 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए बहुत शुगन वाला दिन नहीं है, 14 अगस्त बेटर था। पर वो 14 अगस्त हो गया पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, और इंडिया का तो 15 अगस्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तब पता चल, लैरी कॉलिंस ने ये ढूंढा कि माउंटबेटन चले गए, जॉर्ज 6 के मैसेज को लेके कराची चले गए, और वो 14 अगस्त को उन्होंने वहां फ्रीडम अनाउंस कर दिया और फ्लाइट लेके वो हिंदुस्तान आए। और 14 और 15 अगस्त की रात को यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो यूनियन फ्लैग को नीचे उतारा गया, सुचेता कृपलानी, बिस्मिल्लाह खान, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग रहे। सारे जहां से अच्छा गाया गया, नेशनल एंथम गाई गई, और 14 अगस्त और 15 की रात को हमारे वहां इंडिपेंडेंस आया। उन्होंने जब माउंटबेटन को पूछा कि भैया ये तुमने ये दिन क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि अल्टीमेटली इट वाज ऑल सिलेक्टेड बाय हिम, ही सेड कि मैं तो कमांडर इन चीफ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जापान ने मुझे 15 अगस्त को सरेंडर किया था, उसकी सेकेंड एनिवर्सरी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो 15 अगस्त ही सही, तो मैंने इसलिए 15 अगस्त कर लिया। फिर सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि भैया ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ, और जो हमारा ये खून खराबा जो सन 1947 से चलता रहा, ये कैसे हुआ? तब पता चला कि सर सिरिल रेडक्लिफ करके एक बैरिस्टर था इंग्लैंड में, उसको इंग्लैंड उठा के लाया हिंदुस्तान में कि तू बन जा कमीशन, जो हमारा जो बाउंड्री कमीशन है उसका चेयरमैन तू बन जा। उसमें 4 मेंबर और थे, जिसमें 4 सब जजेस थे। इसमें का एक जो जज था मेहरचंद महाजन, वो हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस भी बना आफ्टर उसके बाद। वो सब ने मिलके उन्होंने ये बाउंड्री का कमीशन किया। कुलदीप नायर ने उसके साथ में इंटरव्यू किया सन 1971 में। तब सर रेडक्लिफ ने कहा कि हिंदुस्तान पहले कभी आया ही नहीं था मेरी जिंदगी में। बिफोर आई बिकेम द चीफ ऑफ द बाउंड्री कमीशन मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं था, मैं कश्मीर मेरी जिंदगी में गया नहीं। और एक स्टेज के ऊपर जब वो बैठा था प्लान के ऊपर, तो उसने कहा लाहौर हिंदुस्तान को दे देते। फिर किसी ने उसे समझाया कि लाहौर कैसे देगा, वो तो पाकिस्तान के बीच में है। तब उसने कहा चलो तो फिर पाकिस्तान को दे देते हैं। सो
he had no idea of where the Kashmir was. He had not come to India before. He was the man who was supposed to be boundary commission chief. अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें इसमें ये आती हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, माने नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन पाकिस्तान में नेशनल एंथम नहीं था। तो सरजमीन है पाकिस्तान जो नारा है उनका, जो उनका पहला जो उनका नेशनल एंथम बना, that was written by a Hindu called Jagannath Azad. Muhammad Ali Jinnah was very fond of Jagannath Azad's poetry. उसने कहा कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। जितने कट्टरवादी थे उन्होंने कहा कि आप हिंदू का नेशनल एंथम लेंगे, ये क्या बात होगी, इससे तो हमें हफीज जालंधरी से लिखवाना है। जब तक 1 साल जिए मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान होने के बाद, तो 1 साल तक जो बना वहां का जो कौमी तराना या नेशनल एंथम, वो था सरजमीन है पाकिस्तान। वो उसको बाद में रिप्लेस किया गया और हफीज जालंधरी के पास में नया लिखवाया गया। ये सारी कहानियां हमें मिलती हैं जब हम पढ़ते हैं ये जो किताब है, ये फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट 800 किलो 800 kg was the material which he selected. 3000 interviews were taken by him and then that book was written. तो पर्पस आज इस शाम का, आप और कुछ याद ना रखें तो एक बात याद रखिए, अगर आपको ऐसी किताब लिखनी है जो आज भी बिकती है अमेज़न पे, आज भी जाके क्लिक करिएगा, आज भी कहेंगे ओनली 3 कॉपीज आर लेफ्ट, बिकॉज उसकी प्रिंट निकलती है। सन 1975 में छपी हुई इस किताब आज भी बेस्ट सेलर है। द रीजन इज एफर्ट, सिंसियरिटी and the amount of labor which has been done. Shiv Khera, leaders don't do different things, they do the same things differently. तो आपको डोमिनिक लैपियर बनना है, आपको लारी कॉलिंस बनना है, आपको आपके लॉ को उस ढंग से पढ़ना है जबकि आप समझ पाए। अब हम आते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के साथ में मेरा 40-45 सालों से लगाव रहा है। और मुझे कई बार लोगों ने पूछा, इंक्लूडिंग माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि जरा बोरिंग है ये रियल एस्टेट लॉज क्या होता है पापा। यही हम लोग सब जानते हैं, हमने सब जान लिया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, बाकी क्या बचा इसमें? कुछ है नहीं, और तो सब कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम सब जानते हैं, इसमें क्या नई बात है। तो ये प्रैक्टिस करते करते मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब हमारा, आई बिलीव दैट आई एम टेकिंग यू थ्रू नाउ द सीरियस journey into the real estate laws, that you should, which laws you should read, how you should read, and what those laws are. Let's try to take that. If you want to understand real estate laws, then you must know this. हमारी स्कीम जो है, because of our specific background, और ये पहले मुगल, उसके बाद में ब्रिटिश सल्तनत का हमारे वहां होना, उसके बाद में इंडिपेंडेंस, तो हमारा जो सारा जो प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़ के सारे इंडिया का जो हमारा लॉ का जो बैकग्राउंड है, उसका जो पूरा फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन जो हमारा है, वो हम कितना भी लाख चाहें, हम कितने भी लॉ निकाल दें, कितने भी नए लॉ इंट्रोड्यूस करें, यू कैनॉट। हम कुछ लॉज जो हैं, जैसे कि हमारे जो पहला और सबसे जो अव्वल नंबर पर लॉ आता है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो लॉ है दी to start with is Contract Act. आप Contract Act 1872 के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। तो पहले तो आपको Contract Act 82 जानना होगा, वही उसी के बेसिस के ऊपर आपके सारे ट्रांजैक्शंस चलेंगे, और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस मूव नहीं करेंगे जब तक कि आप रियल एस्टेट को समझने के लिए आप Contract Act 1872 को आप समझेंगे नहीं तब तक। तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखना है। उसी के साथ आपका जो क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ इट इज सपोज टू बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो, आप एमपी में हो, इंदौर में हो, ग्वालियर में हो, आप महाराष्ट्र में हो, चेन्नई में हो, आपका द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल स्टिल अप्लाई टू यू एंड यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। ये दो लॉ जब चलते हैं तो साथ साथ, तो तीसरा लॉ जो है वो एविडेंस एक्ट 1872 है। तो जो 1872 का जो लॉ है वो इंटरप्रेट करता है आपके एविडेंस को,
और वही कोर्ट के अंदर वो गिना जाता है और उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स आर एडमिटेड, नॉट एडमिटेड, रिफ्यूज टू बी एडमिटेड, ये सारी चीजें तब वहां होती हैं। उसके बाद में आया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो 63 में भी आया और उसके बाद में उसकी अमेंडमेंट भी हुई, अभी रिसेंट अमेंडमेंट भी आई, जो लॉ किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को किस तरह से आप एनफोर्स करेंगे, किस तरह से इसके ऊपर आप केसेस कर सकते हैं, रेमेडी मिल सकती है आपको, उसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको 1963 और उसके साथ में आपको देखना पड़ेगा। ये सारे लॉज जो हैं वो सेंट्रल लॉज है। अब इन सेंट्रल लॉज के साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज सपोज टू बी, आई वुड से दैट इट्स एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। वो डिसाइड करता है which laws are how and in what manner the state laws, the central laws, the federal laws, the provisions in accordance with our constitutional scheme of things is valid, invalid, acceptable, not acceptable, ultra virus, intra virus, ये सारी चीजें तब आती है। इसकी डिटेल में हम जाएंगे बाकी की इवनिंग में, पर मैं आपको एक जनरल समझा रहा हूं। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आपको देखना है। अब आप कहेंगे साहब खत्म, और कुछ है क्या? क्या अभी कुछ भी नहीं? और भी बहुत कुछ है। अब सवाल ये कि जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो इसके आगे जब हम चलते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि there are endless number of laws which you have to keep in mind at the time when you go into the further laws as such, क्योंकि इसके बाद you can't do the transaction without having Companies Act। जब कंपनीज एक्ट तो 1913 में भी था, कंपनीज एक्ट तो 1956 में भी था, और आज कंपनीज एक्ट 2013 चार्टर्ड अकाउंटेंट सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 2013 का भी है। सवाल ये है, प्रॉपर्टीज आर हेल्ड बाय एंटिटीज, एंटिटीज कैन बी कंपनीज, companies are governed by 2013 law, and therefore you must know about the Companies Act. Without that, the real estate law you can't understand, because whether the company is selling the property, whether it is entitled, whether the board can pass a resolution, whether it is amounting to sale of undertaking, whether it is sale about the substratum of the company, all that will have to be seen from the provisions of the Companies Act, which I'll take you through very quickly and rather breeze through these provisions in few minutes. But that is also very important. अब जब ये करते हैं तो कंपनीज एक्ट के बाद में पर्सनल लॉस के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप हिंदू लॉ, you will have to first find out whether the property is individual or whether it is co-partitionary। 1956 के बाद में ये मुल्क के अंदर निजाम बदल गया, सारे लॉज बदल गए, apart from all the controversy of Dr. Rajendra Prasad not wanting change in the Hindu law and whatever happened, all that controversy we leave aside after independence, और जो प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव और ट्रेडिशनल, ये सब बातों को भूल जाते हुए हिंदू लॉ के अंदर जो चेंजेस आए, तो हमें उनमें भी ओनरशिप के लिए रियल एस्टेट में आपको हिंदू लॉ, पर्सनल लॉ, आपको मुस्लिम लॉ, ये भी देखने पड़ेंगे आपको। इसके साथ में जरूरी ये भी है कि जब आप प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसके साथ में जरूरी है कि उसके बाद में विल्स भी आएंगे, मृत्यु पत्र भी आएंगे, उसके बाद में उनके प्रोबेट्स भी आएंगे, उनके बाद में उनके लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आएंगे। तो आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको अप्रोप्रिएट प्रोबेट मिला, नहीं मिला। ये जो बेच रहे हैं, जो गोवा हमारे साथ में ज्वाइन हुआ तो अजीब, वहां पे आपको गोवा में नोटरी के पास में रजिस्टर जो विल है उसको भी वो वैलिड मानते हैं। तो wherever you go to those areas which have been joined and which have been connected to India, you have to look at those laws also as to how the situation take place. तो आप इसके अलावा आपको एक बात और भी जाननी जरूरी, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको जानना चाहिए रियल एस्टेट लॉ को जानने के टाइम में, क्योंकि कौन से डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल है। अगर आप 100 रुपये से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी चाहिए, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आपको बताता है। जो आपको अगर आपने रजिस्टर नहीं किए तो इट इज इनवैलिड। कौन सी टेनेंसी रजिस्ट्रेबल है, कौन सी टेनेंसी इज नॉट रजिस्ट्रेबल, कौन सी मंथली टेनेंसीज आप कर सकते हैं। दिल्ली में रेंट कंट्रोल क्या कहता है, महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल क्या कहता है। अब द इंडियन, so far as now the Indian Union government has now have a model
न्यू रेंट एक्ट which is introduced for the purpose of bringing uniform law in this country. तो वो लॉ क्या बताता है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब जब ये सब चल रहा है तब 1986 से लेकर हिंदुस्तान में नई सोच चल रही है बेनामी ट्रांजैक्शंस। चूंकि हमारे वहां नंबर 2 इकोनॉमी, हमारे वहां जो कैश मनी, हमारे वहां ब्लैक मनी, ये सब चीजों की वजह से टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम that government introduced Benami Transactions Act 1986, जो लॉ इनकम्प्लीट था, जो लॉ इनइफेक्टिव था, जो लॉ के अंदर कई प्रोविजंस नहीं थे, जिसमें अब दोबारा अभी आ गए उनमें भी अमेंडमेंट। द लॉ हैज बीन मेड इनटू एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट लॉ, जिसके अंदर कन्फिस्केशन से लेके 2 years इम्प्रिजनमेंट तक की प्रोविजन जा चुकी है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नीड टू लुक एट, बिकॉज जब आप ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइल करते हैं, जब आप कंपनी के रिपोर्ट्स देखते हैं, जब आप सर्टिफिकेट्स देते हैं, जब आप चीजों के बारे में ओपिनियन देते हैं, तब आपके लिए जरूरी है कि आप इन लॉज को भी जानें और इनके बारे में भी आप समझें। और ये आपके लिए मे बी यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, बट यू मस्ट नो दैट what the law is not necessary, where the law is that you must know, and that is where you must put your finger on and say इसके बारे में मुझे ओपिनियन चाहिए, इसके बारे में मुझे रेफरेंस चाहिए, उसके बारे में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुझे रिटर्न इनकी रिप्लाईज चाहिए, जिसके ऊपर मैं बैठ के मेरा ओपिनियन बना सकता हूँ। अभी आगे चल के जब हम काम करते हैं तब एमपी इज अ स्टेट इन विच, मध्य प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के लिए के सारे लॉज जो हैं, वो कौन एग्रीकल्चरिस्ट है, कितनी एग्रीकल्चरल लैंड वो होल्ड कर सकता है, किस टाइप की एग्रीकल्चरल लैंड वो होल्ड कर सकता है, ये लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉज एंड द स्ट्रिंजेंट लॉज व्हिच हैव बीन प्रिवेलेंट इन, फॉर एग्जांपल, इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. नाउ यू रिक्वायर टू नो आल्सो, when you talk of real estate laws, you need to know about the land laws. When you talk of land laws, then agricultural land comes into picture. From Andhra Pradesh to Telangana, everywhere that there have been a movement for the purpose of, tillers must get the land. Those who till or those who are the cultivators, they must get the right to the land. And हमारा तो पहले अमेंडमेंट्स जो आए कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी एंटी जमींदारी लॉ के ऊपर ही आए, और वो भी इसीलिए आए कि भाई therefore the tiller must get the laws, the lands, and therefore the question is that you need to know that law, that ultimately whether you are taking the land which is supposed to be transferable, heritable, or is there a right of a tiller, or is there ultimately going to be that the title will be challenged. So when you want to know the land laws, you need to know about the laws relating to agricultural land also. अब आता है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. अब आप नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की जब बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि you must also know the land laws under which that the NA permissions are granted by the collector, by the competent authority. Then the conditions of that, failing with there are penalties, failing with that there are prosecutions, failing with there are confiscations. All those provisions also you need to really think about and work on. अब सवाल दूसरा आ गया. There is also we have come a long way from 1947 and 1950. Environmental हमारे वहाँ अवेयरनेस आई, वर्ल्ड अवेयरनेस आ गई, यूनाइटेड नेशंस की अवेयरनेस आ गई, तो इसके साथ में हमारे लॉज भी बदले. हमारे वहाँ भी एनवायरमेंटल एक्ट बन गए. 1986 में जस्टिस कुलदीप सिंह की जो जजमेंट आई, उसके बाद में इतनी अवेयरनेस की जो एक नई हवा चली, उसमें न सिर्फ गोवा पर और सारी जगहों के अंदर लोगों ने कहा कि साहब ये जो पूरी जो देयर इज सपोज्ड टू बी दिस एंटायर कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया व्हिच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड, वो पूरी मिसयूज हो रही है. लोग इसको मिसयूज करके कोस्टल लैंड के ऊपर डेवलपमेंट चालू है, और हमारे वहाँ का जो सी बेड है वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए. तो हमारे वहाँ एयर एक्ट आया, हमारे वहाँ वाटर एक्ट आया, हमारे वहाँ एनवायरमेंट एक्ट आया, हमारे वहाँ कोस्टल रेगुलेशंस, कोस्टल जोन रेगुलेशंस एक्ट आ गए, जोन्स आ गए और रेगुलेशंस आ गए. और हमारे वहाँ वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने की बातें हुई, हमारे वहाँ रिवर और रिवर बेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज आए.
आप जब रियल एस्टेट की बातें करते हैं तब आपको एनवायरनमेंट का लॉ सबसे ज्यादा जो आपको एमपी में जरूर अप्लाई होता है, तो यू आर लैंड इन दैट सेंस लैंडलॉक, यू डोंट हैव सी, बट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर आप किस तरह से करेंगे? तो फॉरेस्ट के लिए भी आपको फॉरेस्ट लॉज भी देखने हैं, आपको फॉरेस्ट के लिए भी तो आपको होल्ड करना है, तो उसके लिए आपको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और लोकल फॉरेस्ट एक्ट को आपको जानना है, और आपको इसके बारे में भी यू रिक्वायर टू हैव अवेयरनेस एंड अथॉरिटी फॉर दैट पर्पस, and then you require to also understand the forest laws. You must also see the CRZ notifications and you must also work on that. अब सवाल आता है, लॉ के अंदर भी बहुत चेंजेस आते रहे पिछले 10 से 15 सालों में, इतने सारे चेंजेस आए, जैसे हमारे इंसॉल्वेंसी लॉज थे पहले, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, वाइंडिंग अप एक्ट, ये सारी चीजें हमारे वहां थी। अब गवर्नमेंट अवेयर हो गई अचानक से, अब हमारे वहां जो नई अवेयरनेस आई, बिकॉज इकोनॉमी चेंज हो गई, इकोनॉमी के साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बातें हो गई, सवाल यह है उनकी रिकवरी की बातें हो गई। वर्ल्ड बैंक हमारे साथ में डील करने के पहले सोचती है कि भैया आपके वहां रिकवरी कैसे चलती है, इट कांट बी दैट द पीपल बोरो मनी, नेवर रिटर्न द मनी, एंड देयर इज नो वे एंड मीन्स एंड देयर इज नो जुडिशियल सिस्टम अवेलेबल, रॉबस्ट नेचर which gives you a right to recover the money. All that brought us to the new law, and therefore we started having insolvency and bankruptcy code 2016. ये लॉ जो है वो कंसोलिडेटेड न्यू लॉ है, जो ये चाहता है कि जितने भी आपकी इंसॉल्वेंसी के और बैंक्रप्सी के केसेस हैं उनको एनसीएलटी के थ्रू, द कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल, फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एज टू how to recover the money, how to wind up the companies, तो jurisdiction of high court और जो courts है उधर से निकाल कर उसको NCLT में ले जाया गया, और वहां पे इनके साथ में ये जो लॉ है उसको एनफोर्स किया जा रहा है थ्रू आउट द कंट्री। और हमारे ये लॉ के साथ में ये एफिशिएंसी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रियल एस्टेट के साथ में इसका क्या ताल्लुक? रियल एस्टेट के साथ में ये ताल्लुक है, कई प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्री एंड बोरोवर्स आर लॉक्ड अप इनटू लिटिगेशन विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कैसे निकलेगी? ये तब निकलेगी जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मार्केट में आएगी, वो उसे बेचेगी, और इसमें जो हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 है उस हिसाब से रेजोल्यूशन प्लान बनेंगे, प्रॉपर्टियां बिकेगी, कंपनी टेक ओवर होगी, इसमें हो सकता है वो अमलगमेशन और मर्जर्स होंगे, और ये प्रॉपर्टीज टेक ओवर होके उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और वो प्रॉपर्टीज दोबारा मार्केट पे आके सर्कुलेट होगी। तो रियल एस्टेट जानने के लिए आपको ये लॉ जानना भी जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि देयर इज आल्सो चेंज इन द वे इन विच वी डू बिजनेस। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग सब कॉलेज में पढ़े थे, सीखे थे, और हम सब समझते हैं कि वही लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनीज एक्ट जानना चाहिए, एक पार्टनरशिप एक्ट जानना चाहिए, बात खत्म हो गई। और क्या होना चाहिए? अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ गया। लिमिटेड लायबिलिटी इज आल्सो वन अनदर, एलएलपी इज अनदर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी में आपको कई फ्रीडम्स भी हैं, एज वेल एज देयर आर वेरियस प्रोविजंस व्हिच आर कॉमन, जिसमें वापस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी आता है फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन, मर्जर वगैरह के लिए आपको कॉमन लॉ है, जिसको भी आपको जानना जरूरी है, और उसके बगैर भी वो चल नहीं सकता। ये लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको ये जानना जरूरी है और लोगों और लॉस के बारे में। अब सवाल आता है कि क्या इतना जानना जरूरी है? क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? सवाल ये आता है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो फिर सवाल उठता है कि और भी लॉज हैं जो रियल एस्टेट लॉज के साथ में आपको काम करने पड़ेंगे। तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि नाउ द करंट पोजीशन इज, क्या आप इनकम टैक्स को देखे बगैर रियल एस्टेट लॉस कर सकते हो? नहीं कर सकते। अटैचमेंट, रिकवरी ऑफ टैक्सेस, आपके ध्यान में इमीडिएटली सेक्शन 281 आएगा, पर 281 तो एक हिस्सा है, इसके अलावा थर्ड पार्टी नोटिसेस, इसके अलावा अटैचमेंट्स, इसके अलावा आपके सामने जो नए अमेंडमेंट आए इनकम टैक्स में
वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अगर रिस्ट्रक्चर करते हैं कंपनी को, आप नया पार्टनर लेते हैं, आप रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो भी आपको गेन होता है, तो भी आपको इनकम होती है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू दैट इजीली. तो रियल एस्टेट यू कैन नॉट डू इंडिपेंडेंट ऑफ लुकिंग एट income tax and the provisions related to income tax. They are also extremely important for you to go into the questions. Without that you cannot really go about. अब सवाल आता है कि जब आप रियल एस्टेट करते हो और फर्ज करिए कि इंदौर का केस ले लेते हैं, ये उसके सराउंडिंग एरियाज में आप डेवलप कर रहे हैं, तो अपने आप एनवायरमेंटल एक्ट भी अब बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट करता है. आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट भी देखना पड़ेगा, जो बताता है उसकी भी परमिशंस आपको लेनी पड़ती है. एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आर मैंडेटरी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते. तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन is one of the most important things which you cannot ignore, and you need to really go into it, failing which you have a problem. अब सवाल ये आता है कि ये करने के ऊपर आदमी सोचता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में मेरे रियल एस्टेट लॉस का क्या लेना देना. दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा और आगे चल के काम आ सकता है, विच इज टेकिंग यू थ्रू द डिटेल्स ऑफ इट. तो सवाल ये है कि there is something called Article 299 of the Constitution of India. It says that contracts in exercise of the executive powers of the union will have to be done in the name of the president. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो वो होना चाहिए इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. वो एग्जीक्यूटिव पावर्स कैन बी एक्सरसाइज. और अगर आप स्टेट के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देन इट हैज टू बी डन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. अगर ऐसा नहीं हुआ, किसी दूसरे ऑफिसर के नाम का रेजोल्यूशन बन गया, किसी नाम का डीओ ऑर्डर हो गया, वो आपको दिखाया गया और आपने कर लिया, तो क्या वो वैलिड होगा? क्या वो चलेगा? क्या वो that will be something which can be rectified? कई वकील ये एडवाइस करते हैं या सोचते हैं, not because they are not competent, but they are thinking doctrine of indoor management. आप अपना कंपनी कैसे चलाते हो, आप अपनी गवर्नमेंट कैसे चलाते हो, that is a matter between the government and their own employees. How am I supposed to know how the government is working? The rules of business of the government are not well known to people, so how would I know? Therefore I am protected. ऐसा एक एंगल लोग लेते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है. The doctrine of indoor management cannot be applied to the government contracts at all. Not merely the form, but this is for the purpose of protecting the government against the unauthorized contracts. And there is no promissory estoppel in that case. आपने प्रॉमिस किया था, अब आप कैसे बोल सकते हो आज आप मुकर जाओगे गवर्नमेंट होकर भी. This argument is no good against the government. दो केसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज नोट करिएगा. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मॉन्डल का केस हुआ. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मॉन्डल, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 779, which says Article 299 is mandatory. जो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही होगा. अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ है तो वो इट शुड बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. अगर वो स्टेट के बिहाफ में है इट विल हैव टू बी डन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. नहीं किया दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड. यही सवाल दोबारा आया. ये केस आप सबको अगर थोड़े से भी सोए हुए तो जगा देगा. ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस मेस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड, बहुत मशहूर हुआ, बहुत गाजा हुआ केस है, बहुत गाजे बाजे के साथ में रिपोर्ट हुआ. मेस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड में अरुण मिश्रा जी ने और अमिताभ राव ने ये थियरी को अप्लाई किया और 2017 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 86 2017 में डिसाइड हुआ. प्रिंसिपल ऑफ बीके मॉन्डल जो था उसको रीअप्लाई करके उन्होंने कहा कितने भी साल गुजर गए, कितने भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका हो, अगर 299 फॉलो नहीं हुआ तो आपके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ किया हुआ टेंडर, आपके साथ किए हुए काम सारे इनवैलिड है. वो we have sympathy for you, but we have no judicial support for you.
you will lose that case. Let it go. Let the contract be cancelled. We will not support such a case. This is as late as 2017 that Article 299 has been appealed. रियल एस्टेट लॉ सीखने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है. मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिपीट ना करूं, पर कुछ बातें ऐसी है कि जो जिंदगी के सच है, जो आपको रिपीट करने ही पड़ेंगे. चाइना में जब आदमी डॉक्टर बनता है तो उसको डॉक्टर तो बना देते हैं जैसे कि हमारे वहां बनते हैं, वैसे डॉक्टर यूनिवर्सिटी में बनता है, पर उसकी ट्रेनिंग बहुत अलग किस्म की होती है. उसे फील्ड में भी काम करना पड़ता है, उसको रातों को घूमना भी पड़ता है, उसको आसमान देखने को भी आना चाहिए, उसको आने वाली तूफान को भी समझना चाहिए. तो ही इज अ बेयरफुट डॉक्टर. वो नंगे पैर घूमने वाला डॉक्टर है. तो उसको वो आसमान भी देख सकता है, वो हवा भी परख सकता है, वो मौसम बदलते हुए को भी फील कर सकता है, वो आपकी पल्स भी पकड़ सकता है, वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी समझता है, वो आपको वो उसकी जो ट्रेडिशनल दवाइयां हैं वो भी दे सकता है, वो सर्जरी भी कर सकता है. तो वो डॉक्टर में ये सारी खासियतें हैं. मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट करने के लिए आप में सारी खासियतें मौजूद होनी चाहिए. वो सब आप जब जानेंगे तब आप में वो बात आएगी जिसे वो जो बनाती है एक अच्छा वकील. और अच्छे वकील बनाने के लिए बहुत सारे टॉनिक लेने पड़ते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन समझना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट किस्सा है जो आपको समझना चाहिए. उसके एंगल्स जानने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बगैर आप इनकम्प्लीट रहेंगे. अब आगे जब चलते हैं हम, तो हमें आता है हम कि जो और एक किस्सा हो जाता है. आजकल जो नई चीज चली है हिंदुस्तान में, वो जो नया लॉ जो आपको समझना बहुत जरूरी है, जो आपको इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाता है, वो जो किस्सा है, दैट इज सपोज टू बी अंडरस्टैंडिंग सरफेसी एक्ट. तो सरफेसी एक्ट जो है वो आपको बड़ा अप्लाई करता है. तो कैसे आप इसमें से निकलेंगे? व्हाट इज अ सरफेसी एक्ट? Securitization and reconstruction of financial assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. तो ये लंबे चौड़े इस नाम का मतलब क्या है? नाम ये है, बैंकें और सिक्योर्ड बैंकर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपना क्लेम एनफोर्स करते हैं. देखिए, एक बात है कि वक्त बदल गया, बड़े इन्वेस्टमेंट हो गए, प्रॉपर्टीज आर एसेट्स ऑन विच पीपल बोरो मनी. पर्सनल है तो भी, डायरेक्टर की है तो भी, कंपनी की है तो भी, बड़े पैसे इस पे ट्रेडिंग होते हैं, इकोनॉमी इस पे चलती है, बैंकें इस पे कामयाब होती हैं. अगर ये सारी चीजों से मिले ही नहीं और सारे पैसे ठप पड़ जाएं, तो इकोनॉमी धीरे धीरे करके ये ठप पड़ती, आगे चलती नहीं है. तो इसकी रिकवरी करना जरूरी है. तो क्रेडिटर को कैसे, कोई पावर्स होनी चाहिए. तो आप साल दर साल और सालों साल लटका कर रखो, वो तो चलेगा नहीं. तो क्रेडिटर को कोई पावर होनी चाहिए, जो पावर सरफेसी एक्ट देता है. सेक्शन 13 जो उसका है, 13 सेक्शन, वो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है. अब ये एनवायरमेंट लॉ या आपके रियल एस्टेट लॉ के साथ में कैसे मैच करता है? आपने किसी की प्रॉपर्टी को चेक किया, आप उसकी टाइटल चेक कर रहे हो, आप एडवाइस कर रहे हो, आपके बोर्ड, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, वो कह रही है कंपनी थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, हम लोग उनकी जो फैक्ट्री है ना उसे लेना चाहते हैं, आपके पास में केस आया, ये केस है, लेट्स गो इनटू दैट, कि हम इस कंपनी में, दिस इज अ मास्टर क्लास, you want to do investment into another company and take over a company which is a sick company. आपने सोचा चलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, दिस वेरी वैलिड. तो हमें तो किसी को कुछ लेना नहीं है, वैल्यूएशन हो गई है, हम करना शुरू करते हैं. अब आप चेक नहीं कर रहे हैं कि इनके जो क्रेडिटर हैं, बैंकर हैं, उन्होंने क्या सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के नीचे सेक्शन 13 की नोटिस दी है या नहीं दी है. वो कहते हैं नोटिस क्या बोल रहे हैं, नोटिस तो रोज आती है. तो अगर उन्होंने आपको दिखाया नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने चेक नहीं किया, और उसने ये कह दिया कि वी हैव नाउ claimed and we have taken your possession by giving section 13 notice, और they say we are taking over your management, तो आप उनके साथ डील कैसे करते हो? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसी के साथ पैरेलल
अगर इंसॉल्वेंसी कोर्ट के अंदर उनकी वाइंडिंग अप की नोटिस हुई और वहां पे फर्ज करिए कि देयर इज अ मॉरेटोरियम डिक्लेयर्ड, moratorium is that the court says that do not touch your properties anywhere, keep it as it is. फिर भी आप इन गुड फेथ उनसे डील करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आज सुनने में थोड़ी लगेगी या ओछी लगेगी, बट कल बड़ी बड़ी हो जाएगी अगर वो आपके साथ घटा. आपने पैसे दे दिए, आपने उनके क्रेडिटर को देने के लिए पैसे दे दिए कुछ करोड़ रुपए कि तू उससे छुड़ा के लेके आ. मैटर वहीं पड़ी रही, कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट कहती है हमारे कहते हुए तुमने किया कैसे, यू शुड डू इट थ्रू अस, व्हाई डिड यू नॉट कम हियर, नथिंग डूइंग, ऑर्डर कंटिन्यूस, आपके पैसे लग गए, यू बिकम क्रेडिटर, यू स्टैंड इन द क्यू. और रियल एस्टेट अपनी जगह, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह. ब्लेम कम्स टू यू दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर एडवाइजिंग मी. What stopped you from telling कि I can't understand, you go to the correct person, but this is not correct. तो सरफेसी एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है जो आपको रियल एस्टेट को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ उसको देखें और उसमें you go into the question of how these particular properties are standing and where they are going at this point of time, for you to give it advice for the purpose of investment or proceeding further with a company or any other entity which has got its own property and which you can consider worth for the purpose of investment. Then comes the question, benami transactions, wo jo humne pehle dekha. Benami transactions have become very, very common. At many places where I believe that today in India, I believe that the manner in which that the monies are circulated, I won't say the parallel economy, but mostly wherever that people want to have their number two income to be protected or to be stashed away, what they try to do is they buy the property in the name of third party, they buy of employee's name, relative's name. बहुत कॉमन है, गवर्नमेंट में काम करने वाले, बड़े पदों पे रहने वाले अपने रिलेटिवों के नाम पे प्रॉपर्टियां लेते हैं, रखते हैं. एक बाजू पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चल रहा है और दूसरी बाजू पे प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 है. अब इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टियां belonging, there is a real owner is somebody else and the benamidar or the person who holds on the record is somebody else, ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो रियल एस्टेट लॉ को करने के टाइम पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं. बिकॉज I will share with you, not it's a very great example, but मैं आपको देता हूं. We had a few years ago a transaction in which the client brought that there is some very valuable property जो मुझे बहुत सही दाम में मिल रही है, और सवाल ये है कि जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कलकत्ता में है. मैंने कहा बंबई में प्रॉपर्टी इन हार्ट ऑफ बॉम्बे इन Bandra is supposed to be a very, very lucrative location. It is something like to compare it with central Delhi. तो उस टाइप के एरिया में प्रॉपर्टी है और उसकी कंपनी की ओनरशिप कलकत्ता के अंदर है. ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ठीक है, ऐसा तो पेपर तो लाओ, हम पेपर तो देखते हैं. So I am a lawyer. I am given the matter. The man is saying I have decided to buy. आप खाली देख लीजिए कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है. तो मैंने कहा कंपनी की तो जरा लाओ. उन्होंने कहा उसके रिटर्न्स नहीं है, फाइल नहीं हुए है रिटर्न्स, और रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह का हम आपको दे सकते हैं और वहां का पैन नंबर भी है. मैंने कहा इतने सालों से प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो आपका कलकत्ता से मिल क्यों नहीं रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो क्या है कि वो हम लोग भूल गए थे, हमने किया नहीं था, और इन्वेस्टमेंट था सो पड़ा रहा, कुछ मतलब नहीं है. अब मैंने कहा कि ठीक है, तो इसके डायरेक्टर जो है आप उनके पैन नंबर, आधार कार्ड वगैरह सब ले आइए. उन्होंने क्या हुआ ये था कि जो ओरिजिनल था वो एक तो था, वो गुजर गए. दूसरे दो जो थे वो हुआ ये कि उनके साथ हमारी जमती नहीं है तो वो मिल नहीं रहे. हम दूसरों को अपॉइंट कर देंगे, आपको रेजोल्यूशन बना के देंगे और आप उनको करवा लीजिए, जो आप कहेंगे वो सब हो जाएगा, हम कर लेते हैं. When we investigated, we found that they were supposed to be number of bogus companies registered in Calcutta and Assam,
and they were supposed to be some political persons which were invested in Bombay, and the limited companies were incorporated there, and they were continued. And before we could investigate further, the notice came from Prevention of Money Laundering Act, और वो सारी जो properties थी उनको attach की गई, and they were all exposed to be held by the political person, and it was supposed to be a money which he made into corruption, which was converted into property. Now आप कहेंगे साहब ये प्रॉपर्टी के धंधे करते करते हम ये पीएमएलए, ये करप्शन, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ पहुंचेंगे और कैसे ढूंढेंगे? That's the way in which that you investigate, and that is the way in which that you find out and you keep track of the money. Okay, there is also law called PMLA. There is also law called the Benami Transactions Act, which you cannot really forget, or you cannot really ignore, and you have to go into the details of it. तो ये जब आप देखेंगे तब कहीं चल के आपकी पोजीशन क्लियर होगी, and then you will be in position to do things. अब आते हैं मुद्दे पर दोबारा घूमकर जहां पहले थे कि सिचुएशन ये है कि लॉ, बेसिक लॉ जो है रियल एस्टेट का, वो तो कॉमन है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लीजिए, आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर लीजिए, सारे लॉस की जो जड़ है, जो मूल है, वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही है, और आपको उसके बगैर यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. आई विल गिव 2 एग्जांपल्स. If you make a contract, whether you do in India, in Delhi you do, whether you do it in Indore, whether you do it in Chennai, ultimately the question which arises is that you cannot have a contract which is based on either coercion or fraud or misrepresentation or creating something in which that you are not disclosing the true facts, and where you are, or there is a mistake as to what you are dealing with. If you make any one of this, law will catch up with you somewhere, and you can get into a serious difficulty which you will not be able to come out. And the real estate law is extremely important for you to understand. It's not something a joke. I'll share with you a small case. A case which is supposed to be of Daiichi Sankyo Company versus Malvinder Mohan Singh and another. ये 2018 का केस है. डाइची, ये इज फेमस, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा. डाइची वर्सेस मलविंदर मोहन सिंह एंड अनदर. हुआ ये था, इसकी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, नाम पैसे कितने बिलियंस का केस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके अंदर से आपको द लॉ का प्रिंसिपल मिलेगा. While selling the company, Malvinder Mohan Singh and his brother, they sold a company which was having a manufacturing unit, which they sold to a company called Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo ने वो कंपनी खरीदी. जब कंपनी खरीदी तो जैसे लोग देखते हैं वैसे उसका पूरा ड्यू डिलीजेंस हुआ, सारे पेपर्स देखे गए, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उनकी प्रोडक्ट्स देखी गई, उसके ऊपर उसकी वैल्यूएशन और उसके शेयर की वैल्यू रखी हुई. मजे से लोगों ने सारी चीजें देखी, मैटर कंप्लीट हुई. रिकवरी के बाद चला कि कुछ इंक्वायरीज चल रही थी मलविंदर मोहन सिंह की कंपनी के खिलाफ, और कोई नोटिस आ चुकी थी जो उनके ध्यान में होते हुए भी वो डिस्क्लोज की नहीं गई डाइची को. दैट वाज सपोज्ड टू बी सप्रेस्ड फ्रॉम दैट. और वो बात बाद में जब निकली तो इसके कंपनी के शेयर गिरे. न सिर्फ गिरे पर उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी सफर की और उनको लॉस हो गई. जब लॉस हो गई तो डाइची ने इनके ऊपर आर्बिट्रेशन की केस सिंगापुर में दाखिल की. वहां पे अवार्ड हुआ उनके खिलाफ. वो अवार्ड लेके वो दिल्ली आए. उसमें कुछ माइनर के नाम पर भी शेयर थे, उनके ऊपर भी केस हुआ. उनके ऊपर भी केस, उनको भी दिल्ली हाईकोर्ट में उनको भी इम्प्लीड किया गया. और तब कहीं चल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां पे डिस्कस हुआ. Misrepresentation reaching into some sort of a fraud or a misrepresentation amounting to fraud which causes loss to a party, how much will be the damages which you will be liable to pay and which you will have to make good. Ultimately, the award said that because you suppress the facts
and you made a misrepresentation, you are liable to pay damages for what Daiichi suffered by buying your shares at a value at which they bought. This is a reported case. It 31st January 2018, it was supposed to be for the Delhi High Court. So the scenario is, contract करना आसान नहीं है. We may think that भाई कौन सी बड़ी बात है, 1872 का लॉ कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो 50 बार पढ़ चुके हैं, and we know what is supposed to be misrepresented, what is supposed to be fraud. इतना आसान नहीं है. You need to take correct information, and you must draft, when you draft a document, you have to be very particular that you do not make any deliberate, either you don't suppress the fact or you don't avoid writing what is worth writing, and you do not make any deliberately false statements. कई बार ये होता है कि लोग स्टेटमेंट करते हैं puffing up the statement. कभी हमें अच्छा लगता है कि property is so beautiful and it is so wonderful and it is supposed to be top of the line, and we think that कुछ अच्छे अंग्रेजी लगना कोई अच्छा लगेगा, the contract will look very impressive with the new language, but we don't understand that making such statement may amount to making a false statement and representation about the product. So to remain truthful, to take full instructions and to give a proper understanding of the contract, that would be probably most important for you to proceed further and take this further for the purpose of drafting of your document. So Contract Act should not be taken so lightly and should not be treated as a some sort of a I would say that ignored, and should not be taken into account in a manner which may give you a feeling that ultimately you have done a misrepresentation or you have done a fraud which has resulted into loss for some party, which may not become like a Daiichi's case, which goes to the court ultimately, and you get into a serious problem. Now comes the question that environment law जब आप practice करते हो या करने की सोचते हो, या as a chartered accountant which एक मौका उठता है आपके सामने कि आप जब environment वाली बात कहीं खड़ी होती है, आप rather real estate laws के बारे में आप सोचते हो, तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि मैं कहाँ से शुरू करें? How do I consider? Because the question is that when today nothing is cheap. Whatever that you see, whatever transaction comes in front of you, individually, company, takeover, mortgage, amalgamation, merger, LLP, आप जहां देखेंगे वहां पे रियल एस्टेट इन्वॉल्व होगा. तो रियल एस्टेट लॉस को देखने के टाइम में व्हाट विल बी योर अप्रोच? हाउ विल यू सी दैट? This evening, it is my effort to make you aware that you require various things to be seen at the time when कहीं भी real estate आपके सामने आता है, तो you require to appreciate it and evaluate it from the angle that you require. ये procedural due diligence देखना बहुत जरूरी है. You require to understand कि भाई इसकी permission है क्या? बिकॉज अगर आप फर्ज करिए कि इंदौर सिटी के बीचों बीच एक प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे साहब ये तो हमारा समझिए तो मिनी राजवाड़ा है, ले लिया, हम तो बहुत खुश हो गए, तो पहले से हमारे लिए. फिर पता चलता है कि इसकी तो परमिशन ही नहीं है, इट इज नॉट सपोज टू बी हैविंग एन अप्रूवल, इसकी इट्स अ डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, इट्स इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग. ये अप्रूवल अगर आप मिस कर गए तो आपका what about the real estate law that you are following or you are pursuing? Then in that event you require a procedural due diligence is very necessary for you to, before you approach the subject that you take further, you require procedural due. You can take help of people who are expert in that, but make your procedural due diligence so you don't trip it, and that it has got a direct root on your title, and it will have a direct effect on the value of the property and the transaction which you're involved with. तो procedural due diligence होना निहायत जरूरी है. अगर फर्ज करिए कि आप you are dealing with a real estate which belongs to a limited company, and which if you think that you want to consider that valuations, then accounting due diligence is a very important thing. Borrow क्या हुआ, purchase value क्या है, आज क्या value है, what is supposed to be the ultimately the liability which is there for the purpose of giving
any sort of a creditor's liability. Those accounting is, of course, that's your subject. So I believe that accounting due diligence, without that you can't have any real estate proposal evaluated or advised or considered or taken into account. We go to the next. Corporate due diligence is the heart of the matter. As almost all transactions which are there throughout India are relating to either Sikh companies or the industrial companies which are changing tracks and whose real estate are coming in market, or that we are looking at the companies are having amalgamation and they are putting valuation on their asset and they are going about. What about minority stake? What about workers? What about claim of the creditors? What about what manner in which that there is an authority to dispose of or develop the property which has been granted of that particular estate? This thing will be only possible if you do the corporate due diligence. So you will have to see that whether there is supposed to be a board of directors as per a correct resolution, whether it is the shareholders are represented correctly, whether there is a sale of the undertaking of a company, whether it requires permission and the general body that you require resolution to be passed. How do you go about with that? So you require a corporate due diligence. Without that, you cannot touch the real estate of the corporate world. Otherwise, you are going to be in trouble where you will not be able to reverse your investment procedure. As I was saying earlier, environmental due diligence is a very important thing. There are some properties, for example, that they are beautiful properties facing the sea, facing the riverside, but they are supposed to be under a restriction. They are supposed to be under no development zone. You can't touch it. You have the CRZ1 property, which is not supposed, there are corals there. You are supposed to be on a seafront. Now that property, you may love it, you want to buy it, you can make millions there, you can make a great resort, but that is not permissible because that is supposed to be no development zone. You can't develop at all. And there is a restriction under CRZ. Same thing in the environment when it comes to forest. If there is a protected forest, which is not to be touched, which is not to be demolished, which is not to be cut, then that event, what do you do? Because unless you give equal amount of land, there is a special permission. You are allowed to remove the forest. You are supposed to develop that property. You are allowed, unless that permission comes from the government of India. How are you going to do that? And there are various orders of the Supreme Court which are prevailing in this, the protection of forest, that they are operational at this point of time. So you need to check out whether this is correct or not. Similarly, there are supposed to be heritage properties which are not to be touched. Now there are properties in various cities, for example in Calcutta, in Bombay, a property which is supposed to be in heritage precinct. You can't touch that. You can't change window, you can't change door, you can't change roof, you can't change their facade. If you touch it, it's a criminal offense, because it has to be maintained, because it is supposed to be a property which is to be protected from being demolished or changed or modified in future. Now, if that is so, then the real estate law also requires you to have a due diligence done for the purpose of this heritage property due diligence, which you should do. Of course, that if you are taking a property, today you are entering into a contract for the purpose of development. Lot of projects throughout India today in this COVID times is going where there are incomplete projects which are coming in the market for the purpose of sale, for the redevelopment or further development, and people are taking over. That now somebody has discontinued the project and you are taking. Structural audit, you require structural due diligence to be done to find out whether this property will be capable of taking further floors, whether what is constructed is right, whether it will withhold the load, whether it's a load-bearing proper structure. So that also you require to understand. Then, of course, what we saw earlier, I'm again repeating partly, planning regulation due diligence is very, very important, because you may calculate this property, we will be able to work with 3 FSI or FAR, whatever you call it in your part of the country, and development right. But if the local body, for example,
The Indore Development Authority says, here we are not going to allow you more than one FSI or one FAR. And all your calculations will come to a crash because it will not be able to get you that kind of a development. Then your investment can get blocked and you will be rather blamed by the people who will engage your services for the purpose of advising them. So if you are sitting on a board or on a committee for the purpose of deciding this, you will have to draw their attention that whether we have got this due diligence, because this is something which I believe is a do's and don'ts which are there in the real estate. You must follow. Otherwise, there are going to be issues which you will not be able to handle at a later stage because there is no point of return for you to come back and to understand that as to how to really go about. Same way, the important thing is about the development potential due diligence. What is the ultimate potential of the property that one must find out? There can be beautiful properties, but they are in heritage, so you cannot develop at all further. So whatever is existing, you may value that. But what is capable of being done, that is what you value, but it is not capable of generating that because there are restrictions cast on it which will not be lifted. This happens in Rajasthan every day. This happens in the Calcutta every day. These are the areas in which there is a complete frozen areas where there are not supposed to be new development or touching those heritage properties, which due diligence you must do in advance. When real estate laws involves you to go into this particular area first before you go into anything else, because otherwise this is not going to really work and this is not going to really help you with. And you need to really understand this particular aspect before you proceed further in the area. Otherwise, there can be a disaster which you will not be able to recover. Now we come to the other areas which are going to be important for the purpose of you to understand, and where I said that I'm going to take you through those areas a little bit in detail, which I will take you now through right now. I'm going to take you the Contract Act we saw, and in that we saw the misrepresentation and fraud aspect. We saw those other aspects which we also considered. And now we need to consider is supposed to be the aspect relating to the we must understand one thing, that so far as the Transfer of Property Act is concerned, many times it will be coming to your mind as a chartered accountant. You will feel in your life that what is so special, why it is so that everybody, that you come to Bombay, you come to Delhi, you go to Chennai, you find everybody drafts the agreement the same way. There is no difference between people drafting the document, and everybody's document is same. Maybe they all read the same book. Maybe they all have the same teacher who taught them the law. Not really. You must go back to Transfer of Property Act and find. I'll give you only one example. Section 54 of the Transfer of Property Act, which refers to, say, for a document of sale, the Transfer of Property Act itself provides that unless you have agreed to the contrary, then obligations of the vendors are as follows, that is narrated in the section itself. And obligation of the purchaser are also given very clearly in the Transfer of Property Act itself, which has been narrated over there. Now, it is this section, which section gets reproduced in every book that you are reading, and in every power of every agreement for sale that you are referring to has got the same matter which you will find in your I would say that format of the agreement which you are looking up. So I will give you now those sections which will give you an idea as to how that these particular sections come, and which will come into your each and every Transfer of Property Act situation that you will find. I'll give you those examples very quickly for your quick reference. For example, rights and liabilities of buyer and seller you will find in section 55. You can go there and you will find suddenly that all drafts that you have seen everywhere in your seniors' computers, or in your college, or in Anajwala, or in Monga, or in whichever book that you have seen, they are all copied from section 55 of the Transfer of Property Act. Then you go for whenever there is a case of mortgage,
you always get astonished and surprised how the provisions are all same. Everybody writes the same provision. They all come from the provisions of mortgages from section 58 to 104 from the Transfer of Property Act itself. Then comes the most famous, which you find in all hotels, resorts, offices, leases of the immovable property. When you come across, you always find, how do you find these rights and liabilities of lessor and lessees, which are so similar, which everybody refers to the same? They all come out section 108 and 109 of the Transfer of Property Act, which gives you very clear idea and which gives you the same provisions which are reproduced. There is no secret about it. It is not, the winners don't do differently. They only do differently. They don't do different things. So if you read your law very well, then you exactly know where the real estate really finds its roots and how does it really come by and how they are really reproducing these provisions which have been coming and which have been rather reproduced everywhere on the subject which you are able to find and which works out. Then, of course, there are other issues which will be in your mind, which you probably will not have an opportunity to ask me, but which I'll share with you. That the question which arises that we all think in terms of that every state has got, for MP also has its own Stamp Act. There is also Indian Stamp Act which applies in India, but there is local Stamp Act which applies, which is another animal which creates its own problem because it has to be factored for the purpose of valuation of assets and immobile properties everywhere. So which you require to see and which you require to work on. But that is, I believe, it is a part of the game, which is a matter of in a state exchequer, which keeps on providing it and which comes into these provisions all the time, which you can always look into and which you can work around. And those provisions are extremely, extremely important. Now comes the question that what we need to really understand is that the provisions which relate in the Contract Act, which I was talking about, Daiichi's contract, and which has to be read along with the specific relief act, which is very important, is the performance of reciprocal promises under the Contract Act is a very important provision in the real estate law, which you must bear in mind. And if you commit breach of it, then consequences of breach of contract is provided in section 73, 74, and 75 of the Contract Act. It was these provisions which were discussed at length, and those who are interested and have time and, I would say, stomach for it, you can go and read Daiichi's judgment, in which a lot of Mr. Salve also appeared in the matter. And I believe that it has been very well discussed and it has gone into great detail. And those who are interested, it's very scholarly. And I would say that very informative provisions which are there about when you suppress the facts and when somebody suffers damages because of your suppression of facts, then how 73, 74, and 75 of the breach of the contract takes place and how the damages are suffered by somebody, how they can ask for that. So ultimately, the question which arises is that many people think that देख लेंगे, अभी तो लिख दो, बाद में सब देखेंगे. But you must understand that in a real estate law, you must bear in mind, not only because of Daiichi's contract, but you must bear in mind that most important situation in life is, and now the law has really developed where you can't take a chance. So you must bear in mind that if there is any misrepresentation done by you in any contract, then that will lead to inference of a fraud. And if you have committed any fraud with anybody by writing something which is either a specific misrepresentation or a deliberate misrepresentation, then there will be no justice which is going to be with you. And it is said in law that fraud and justice never dwell together. And fraud vitiates all transactions. And nothing will come to your rescue if you have committed such a fraud, and you will at the end of the day suffer and you will have to really pay for it. Now, this fraud is not, people do many things which I will now narrate to you, which probably you will come across maybe unfortunately in life.
People in a contract make false statement, I am a owner. You are made to believe this, you agree with it, you take it, and you are suffering at the end of the day. And the man thinks that he has really succeeded by making some money and gone. In our system of law, it takes its own time. But think about it, that those who are doing this and thinking that they will scot free, it doesn't happen that way. When the long arm of law reaches, as and when it reaches, I do not suggest that it will reach immediately, but as and when it reaches, they really pay for it. And there are several judgments of our court which how fraud will avoid all such transactions and ultimately make those people really pay for what they really rather committed, the fraudulent acts. And there are a long line of cases, but I will only refer to a very famous case which I believe is cited every day in all courts in India, which is referring about the conduct of people when they are fraudulent in the court. The court does not really countenance or allow it to be see it. And that is a very famous case of Chengal Veraya Naidu versus Jagannath. This is an EIR 1994-853, in which they said that the fraudulent behavior the court will not tolerate and will not entertain such litigant, and will not allow such litigant to take advantage and take the system for a ride. And that is the manner in which it will come about. Now, our today's presentation will be incomplete if I will not refer to one act, or rather one provision, which is very important from the environment perspective, which I must refer to. And that is supposed to be the foreign direct investment in real estate in India. This is very, very important today. Indian economy has not remained insulated. It has not remained an island economy. We are all affected by, say Dubai, say Hong Kong, say US, say UK. These investments have come in India, and rather we survive or thrive on this economy itself. So at one point of time, we all remember very badly as to going abroad and not having more than $20 with us, and government of India expecting us to survive on $20. All that is changed now. And now I believe that we are in an economy in which the foreign direct investment is permitted in India. In the historical fact and the background, there was a very famous, and you chartered accountants are more familiar than anybody else, about Press Note 2, which came in 2005 series, in which 100% FDI in township was allowed to be permitted. So real estate, you can't think independently. You can't say that I am sitting in Indore, what do I care? You have to understand about Press Note 2 of 2005 series, 100% FDI investment in township, you must bear in mind. Due to slowdown in real estate in 2009 and 13, Government of India approved amendment in it and allowed various relaxations to be done in this also, and the changes came. During 2020, government further reviewed the FDI policy, and the Press Note 3 was introduced. Now we have to understand this, the regime of Press Note 2, then Press Note 3. The Press Note 3 of 2020 series came by, which came on 17th April 2020 during the COVID, in which the government suddenly became conscious of a fact that the people are taking over the Indian industry, because there was Chinese investment and people, Pakistani investment coming from Hong Kong and all that, taking away Indian companies by making through the, I would say that a facade of having a foreign investment. So they said restrictions against neighboring countries making a opportunistic takeover of acquisitions of Indian companies, any predatory acquisitions in India were stopped by this particular Press Note 3, which actually casted restrictions on foreign investment coming in India from the neighboring countries which shared borders with India or where beneficial ownership of investment was situated. Then, of course, a controversy arose whether the pooling structures, where the structure is belonging in Hong Kong, will it be a neighboring country, or whether in Dubai it will be a neighboring country. Because what was sought to be prevented was Bangladesh and Pakistan taking over Indian companies through foreign investment. But
foreign direct investment also you cannot really ignore, or you cannot really leave aside and think that you understand law because you understand Contract Act and you understand I would say, Transfer of Property Act or Specific Relief Act or Constitution of India. And that is how, if you are thinking, then that will be an incomplete knowledge, and that will not be giving you a true understanding of the situation. Now, having said that, I'm on my leg of summarizing the position now because we touched upon so many aspects this evening. So let's now put it in a nutshell. I would say that now I'm putting a tree into the seed and bringing it back into the seed form and saying that whenever you talk about the real estate laws, you talk about several laws into picture. And unless you have a comprehensive, and I would say 360-degree view, and you cannot think in terms of all these laws together, then in that event, it will be an incomplete, I would say, one-dimensional view where you are likely to make a mistake because you will think that I missed out this and I don't know how I missed out. So today's, I think, presentation was aimed, and the whole purpose was to, I would say, to bring to your knowledge how the situation was and how to really look at comprehensive view around everything, and to look at all possible aspects and see that you don't really miss out anything, and have some advantage of looking at larger view of the matter, which helps you read through the pink pages and to also understand when a transaction comes in front of you, that what to ask for and what to look for and where the trouble might be. It is not always looking for a trouble that is helpful, but always to be cautious about the trouble that may help you for the purpose of understanding your situation. This takes me to, I have done a lot of dry run this evening. So I'm again reminded of a famous Dushyant Kumar's poem, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. हाँ, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर इससे कोई सूरत बदलनी चाहिए. So that is the whole purpose for which that I pointed out to you, that we need to look at the situation, we need to look at the laws, we need to have there is no book which gives you a comprehensive overview of an umbrella view of the matter. You need to have all these pieces put together, this jigsaw puzzle, to come to the conclusion. This is what I acquired through my 40 years of practice. And this is how I started noticing, because people come from different walks of life with different dimensions. And you think that it is merely one real estate development in Indore you are looking at. But उसके पीछे कौन सी entity, कौन सी corporate, कौन सी SARFAESI, कौन सी insolvency, कौन सी bankruptcy, कौन सी individual, कौन सी बेनामी transaction, कौन सी foreign exchange regulation act, कौन सी prevention of money laundering act, क्या क्या situations हैं, वो आप जान नहीं पाएंगे जब तक आप ये सारी चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं और एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू डेवलप करेंगे नहीं. ये आपको इससे डिफिडेंट नहीं होना है. आपको इस बात से, जैसे कहते हैं कि यू डोंट हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग दैट कि कमजोर महसूस करना, या ये तो मैं कब कर पाऊंगा, या तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कभी होगा नहीं. ऐसा ही होगा. आप देखेंगे आपके हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब आप सोचेंगे, एंड व्हेन यू विल गो बिहाइंड द ट्रांजैक्शन, all that you have to listen to this evening, you will find something or the other of some relevance, some importance, some help, some assistance. And I will be more than delighted if anything is of some help to you, which will probably make you think better, make you ask for better, and have a better solution, and to look after the interest of the people you are representing or you may represent in future. So with that, I believe that we are coming now towards the close of the matter, and I had kept specifically in the last 25 minutes or so for the purpose of any question and answer. If you don't have anything, then you can tell me any sort of a topic or aspect on which that you want me to address and to take you through, and I'll be delighted to really share with you. Anything that you want to ask me, you can probably come back and let me know.
I hope friends are there. I am not able to Hello. hear clearly. Hello. Sorry, actually due to some technical glitches, I could not unmute myself. If any member have any question or query or anything which he want to ask to the sir, he may put in the chat box. We can take one by one. If the questions don't come by, you can tell me. I will continue with it because I thought that we referred to so many Yeah. aspects. So Pardon. you want to leave? If you stay, I will be happy. Hello. Sir, I think we have covered all the queries which are already in the chat box. If any member want to ask any query, he may raise his hand, so I can unmute himself. Sir, you are on mute mode. Kindly unmute. So I think all members, all participants are fully satisfied with your presentation, and nicely you have delivered your subject. And once again, I would like to express my sincere thanks to you, sir. Before you have joined us in the series on drafting, and again you have given your precious time to the Indore branch members. So once again, thank you so much. Thank you for being there. Thank you so much, sir. Thank you once again. It was a pleasure to be with you. Thank you so much. I thank a lot to all of you for the time, and all the very best to you, to all of you. Thank you so much, sir. Thank you once again. Thank you. Thank you all the participants. Thank you.